गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता हैं डॉक्टर शार्दुल जोशी। डॉक्टर शार्दुल जोशी एक एक्सपीरियंस क्लासिकल होम्योपैथ है जो पिछले 15 वर्षों से पुणे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ने अपनी पीजी की डिग्री एमएल धावले मेमोरियल इंस्टीट्यूट से की है और आयुष विभाग सहित सिविल हॉस्पिटल में लगभग 10 वर्षों तक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वो प्राणा होम्योपैथिक योगा सेंटर पुणे में कंसल्टेंट हैं और गेस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी संभालते हैं। साथ ही वो प्राणा टीयूएस एकेडमी से जुड़े हैं और विभिन्न सेमिनार व वेबिनार में सक्रिय वक्ता है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें एक्सीलेंस इन होम्योपैथी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब मैं आप सभी अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर काइंड वर्ड्स। जो मैं को होस्ट हूँ, शायद लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो कोई उनको एडमिट कर रहा है बराबर, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कि यस पीपल सर, आर। यस सर, यस सर, आई एम एडमिटिंग ऑल ऑफ देम। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जो मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है आपके मंच पे, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा नॉलेज है, वो सभी के साथ शेयर करने के लिए। और ये जो ऐसे एक्टिविटीज है, यही जो है, ये होम्योपैथी जो हमारा शास्त्र है उसके प्रचार में प्रसार में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो शेयर करने वाला हूँ, मेरे प्रैक्टिस में जो केसेस मैंने देखे हैं। और आज स्पेशली हम फाटक रेपर्टरी पे बात करेंगे। जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो केस टेकिंग एक पार्ट होता है उसका, जिसमें हम सिम्टम लेते हैं, पेशेंट के साथ बात करते हैं। और केस टेकिंग में हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट सिम्टम से हम लेते हैं, क्योंकि उसको हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पीक्यूआरएस, अनकॉमन सिम्टम्स हमें ढूंढने होते हैं। जो पेशेंट है उसको हमें इंडिविजुअलाइज करना रहता है, तो वी ट्राई कि हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिले। केस टेकिंग के बाद में हम केस पे काम करते हैं, हमारी टोटलिटी बनाते हैं। उसके बाद में फिर हम वो जो पिक्चर है पेशेंट से जो मिला है, हम क्या करते, मटीरिया मेडिका में हम मैच करते हैं, ये कौन से मेडिसिन से मैच हो रहा है, और वो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो टोटलिटी करने के बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं होम्योपैथी में। सो रेपर्टरी वो एक ऐसा टूल है जिससे ये जो सिमिलिमम ढूंढना होता है वो इजी हो जाता है। और वो रेपर्टरी में जो 4 5 10 रेमेडीज आते हैं, क्लोज जो रेमेडीज आते हैं, मेडिसिन आते हैं, दवाई आती है, उनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोरिक पढ़ते हैं, फाटक पढ़ते हैं, केंट पढ़ते हैं, एलन्स की नोट पढ़ते हैं, और हम कौन सी दवाई पेशेंट को मैच होती है वो सिलेक्ट करते हैं। सो ये बीच का जो स्टेप है रेपर्टरी का, कि पेशेंट के पीक्यूआरएस सिम्टम ढूंढने के बाद हम टोटलिटी बनाते हैं कि ये 4 सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 4 सिम्टम मुझे ढूंढना है रेपर्टरी में कि कौन सी दवाई ये 4 सिम्टम्स कवर करती है, कौन सी दवाई या ये 4 सिम्टम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे केस में लगे वो कवर करती है।
तो वो 4 सिम्टम हम डालते हैं रेपर्टरी में, 4 5 10 जो रेमेडीज आते हैं शुरू में, जो क्लोज कमिंग रेमेडीज, फर्स्ट 5 और 10, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते पढ़ते हैं। तो ये रेपर्टरी का जो टूल है ना, उसमें भी अलग अलग रेपर्टरीज है, राइट। जैसे रेपर्टरी की जर्नी कैसे हम बोलते हैं कि बोनिंग हुसैन जो थे, ही वॉज द फादर ऑफ रेपर्टरी, वो जनक थे रेपर्टरी के। लेकिन आइडिया जो आया वो हैनीमन को आया था रेपर्टरी का। हैनीमन ने सबसे पहली रेपर्टरी बनाई थी। सो ये जो आइडिया था रेपर्टरी का, ये हमारे मास्टर का था। उनको लगा कि अभी तो सिर्फ 99 रेमेडीज प्रूव हुई है, लेकिन आगे आगे बढ़ेंगे तो मेडिसिन बढ़ते जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल होगा ह्यूमनली कि सब रिटेन करके रखे माइंड में, सब रेमेडी के सिम्टम याद रखे। तो ऐसी कुछ चीज चाहिए जिससे हम क्लासिफाई कर सके इजीली, सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट कर सके सब दवाइयों के सिम्टम। तो व्हाट तो मास्टर हैनीमन ने सोचा कि हम एक ऐसा बनाते हैं इंडेक्स होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लिए, जो ढूंढने के लिए इजी हो जाएगी सिम्टम्स। उसको उन्होंने रेपर्टरी कहा। तो फर्स्ट रेपर्टरी हमें पता है कि हैनीमन ने खुद बनाई थी। उसके बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बोनिंग हुसैन को दी कि अभी आप इसको आगे बढ़ाओ। और बोनिंग हुसैन का भी नो कि हमें पता है कि रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज आई थी, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इनिशियल वर्क। और उसके बाद में फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेपर्टरीज आई। तो बीटीपी भी आई, थेरेपेटिक पॉकेट बुक, मॉर्निंग हुसैन्स। उसके बाद में केंट ने आगे आया, केंट ने वो काम आगे बढ़ाया। सो केंट्स रेपर्टरी पॉपुलर हो गई। उससे पहले बीबीसीआर थी, बोगर बोनिंग हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी। तो बोनिंग हुसैन्स की रेपर्टरी यूज करते थे। फिर केंट आए, केंट, डॉक्टर केंट ने रेपर्टरी लाई। बोगर है जिन्होंने एक्सटेंड किया बोनिंग हुसैन का वर्क। सो अलग अलग रेपर्टरीज है, बीबीसीआर है, केंट है, बोगर्स है, फाटक है, और अभी तो सिंथेटिक, सिंथेसिस, कंप्लीट, अलग अलग रेपर्टरीज आई है। तो ये सब रेपर्टरीज में हमें रहता है कि कौन सी रेपर्टरी यूज करनी है और कौन सी रेपर्टरी कब यूज करनी है, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। और स्पेशली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन से केस में मैं कौन सी रेपर्टरी यूज करूं। आजकल क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो सॉफ्टवेयर के वजह से क्या हो गया ना कि अभी कोई भी सिम्टम ढूंढना है, हम जस्ट सर्च इंजिन में डाल देते, सर्च में डालते, हमको अलग अलग रेपर्टरी से रूब्रिक मिल जाते हैं। थोड़ा लाइफ इजी हो गई है अभी टेक्नोलॉजी के वजह से। तो फिर भी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड अगर हमें पता है किसी भी रेपर्टरी का, तो हम थोड़ा बेटर पोजीशन में रहते हैं वो रेपर्टरी यूज करने के लिए। तो आज हम फाटक रेपर्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फाटक रेपर्टरी का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है, फाटक, डॉक्टर फाटक ने क्यों सोचा कि मुझे रेपर्टरी लिखनी है, उनका थॉट क्या था उसके पीछे, और वो रेपर्टरी का यूज कौन से केसेस में हम करते हैं, कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है फाटक रेपर्टरी को, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। केसेस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा रेपर्टरी का जर्नी हो गया। मेरा पीपीटी में शेयर करता हूं मेरे। सो आज हम बात करेंगे यूज ऑफ फाटक रेपर्टरी इन डे टू डे प्रैक्टिस। जो जो बिजी प्रैक्टिशनर है उसके लिए, कि मुझे टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, बट फास्ट मुझे प्रिस्क्राइब भी करना है, तो वो सिनारियो में फाटक रेपर्टरी बहुत यूजफुल है। तो फाटक रेपर्टरी को समझने से पहले डॉक्टर फाटक को थोड़ा समझ लेते हैं, तो ही वो रेपर्टरी समझने में इजी होगा थोड़ा। डॉक्टर फाटक, एस आर फाटक, तो इनका स्टोरी ऐसा है कि ही वॉज अ फेमस एलोपैथिक डॉक्टर। एंड उनका जो ही वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे। उनकी प्रैक्टिस बहुत बिजी फ्लरिश्ड प्रैक्टिस थी एलोपैथी की। और ये एलोपैथ टर्न्ड होम्योपैथ है। एक केस में वो स्टक हो गए, कुछ ओवरग्रोथ ट्यूमर का केस था, वो समझ नहीं पा रहे थे, अरे एलोपैथी में तो उसका कुछ आंसर नहीं है।
एक फ्रेंड ने बताया, अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, एज यू नो स्टोरीज के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। कोई बोलता है कि वो ऐसा बुक के स्टोर में खड़े थे और एक ऐसा रद्दी का जो शॉप रहता है, एक पुराना बुक मिला जो बोरिक का था, एक पन्ना मिला जो कोनाएम था, तो उन्होंने उतना पन्ना पढ़ा। किसी ने, कोई बोलता है कि एक दोस्त ने उनको बोला कि अरे ये पढ़ के देखिए, अच्छा है, ये बुक पढ़। सो समहाउ ही, उन्होंने बोरिक पढ़ा, और बोरिक में उन्होंने, जब बोरिक पढ़ रहे थे तो उन्होंने कोनायम पढ़ा, कोनायम मैक्यूलेटम। और वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा ये रेमेडी तो ट्यूमर के लिए बहुत अच्छे है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर आफ्टर इंजुरी, ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, स्टोनी हार्ड ग्रोथ रहती है। तो उन्होंने कोनायम दिया अपने पेशेंट को और वो ठीक हो गया। वहां से उनकी जर्नी शुरू हो गई कि अरे ये क्या है होम्योपैथी, मैं इतने साल से एलोपैथी कर रहा हूँ, इतना फेमस, इतना बिजी प्रैक्टिस है, फिर भी मुझे नहीं समझा ये नया क्या है, ऐसे कैसे होगा, ये ट्यूमर गया कैसे पूरा। तो उन्होंने होम्योपैथी की स्टडी शुरू की, और उसके बाद में बहुत सारे, तो मुंबई में बहुत फेमस थे डॉक्टर फाटक, बहुत बिजी प्रैक्टिस थी होम्योपैथी की भी, क्योंकि ओरिजिनली क्लिनिशियन थे, एलोपैथ थे, तो उनका माइंड एलोपैथिक माइंडसेट से काम कर रहा था। डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल सिम्टम्स, ओके, वो फास्ट प्रिस्क्रिप्शन, वो एक उनका था। कीन ऑब्जर्वर थे, क्लिनिकल नॉलेज बहुत साउंड था, तो वो प्लस पॉइंट थे डॉक्टर फाटक के। तो डॉक्टर फाटक ने अगर ये रेपर्टरी क्यों लिखी, तो आप, अगर आप प्रीफेस पढ़ते हो तो उसमें फाटक सर ने लिखा है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना था, क्योंकि बिगर रेपर्टरीज जो फाटक सर के टाइम पे थी, बोनिंग हुसैन थी, बीबीसीआर थी, केंट थी, तो वो बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत बड़े बड़े रेपर्टरीज है। तो मुझे छोटा कुछ बनाना है जो हैंडी हो, जो इजी हो, राइट, बेड साइड प्रिस्क्रिप्शन के लिए, इजी रेफरेंस के लिए हो, जो कोई आदमी लेके घूमे इजीली, ऐसा कुछ बनाना था। तो उसके लिए उन्होंने एक सोचा कि मैं एक स्मॉल, छोटी रेपर्टरी बनाऊंगा। तो उसको उन्होंने नाम दिया कंसाइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आप ये रेपर्टरी देखोगे, एकदम देखो, यू थिकनेस देखो ये रेपर्टरी की, एकदम छोटी हैंडी रेपर्टरी है। और उसका नाम भी उन्होंने रखा कंसाइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये नाम में भी एक मीनिंग है, ये सिर्फ रैंडम कंसाइज ऐसा नहीं लिखा है। अगर आप कंसाइज वर्ड का मीनिंग देखोगे, गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कॉम्प्रहेंसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, उसको बोलते हैं कंसाइज, टू बी कंसाइज। हम बोलते हैं ना कि बात ऐसा बहुत ये मत करो, पॉइंट पे बात करो, टू बी कंसाइज। सो कंसाइज यानी कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। तो उनका एम यही था ये रेपर्टरी बनाने के पीछे, कि मुझे छोटी रेपर्टरी बनानी है लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज हो सके, राइट। तो उसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, जैसा ये मीम है, वाई टू वेस्ट सो मेनी वर्ड्स व्हेन फ्यू वर्ड कैन डू ट्रिक। तो यही सिंपल प्रिंसिपल डॉक्टर फाटक ने भी फॉलो किया। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर आप फाटक रेपर्टरी खोलते हो और फाटक रेपर्टरी में अगर आप जाते हो, तो वहां में एक रूब्रिक है, वेनोसिटी। अब ये अल्फाबेटिकल रेपर्टरी है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो एक रूब्रिक है वेनोसिटी, अगर आप ये पढ़ते हो, अगर आपके सामने रेपर्टरी है, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, या आपके पास बुक है, तो आप खोल के दे सकते हो। हम्म, तो एक रूब्रिक है वेनोसिटी। तो वेनोसिटी में अगर आप देखोगे तो तीन मेडिसिन दिए हैं फाटक ने, कार्बोवेज, पल्सेटिला और सल्फर। अभी फाटक ने सिर्फ इतना ही लिखा है, वेनोसिटी और तीनों रेमेडीज के नाम। ये वेनोसिटी क्या, कब, उसकी मोडालिटी, कौन से पार्ट में, कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। तो यही ब्यूटी है, यही जो है ना स्ट्रेंथ है फाटक की, कम से कम वर्ड्स में वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करते। अभी ये वेनोसिटी का मीनिंग क्या है, ओके, मैं अभी ये रेपर्टरी में ढूंढ रहा हूँ रूब्रिक, अगर आपके पास, हाँ, तो देखो, वेन्स के बाद में आप रेपर्टरी में देखोगे तो वेनोसिटी में तीन रेमेडीज दी है, कार्बोवेज, पल्सेटिला, सल्फर। तो ये वेनोसिटी वर्ड का मीनिंग अगर आप पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको ये रेपर्टरी का स्ट्रेंथ समझ में आएगा।
अगर वेलोसिटी आप डालते हो गूगल में, तो वेलोसिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेनस और वेनोस, a condition in which the circulation is retarded and the entire mass of blood is less oxygenated than it normally is. यानी सिंपल शब्दों में क्या होता है कि शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, ज्यादा वेनस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। ऑक्सीजन, ब्लड ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अगर ऑक्सीजन कम हो गया मेरे शरीर में, मेरे ब्लड में ओवरऑल, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एयर में लेने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, ज्यादा सांस लूंगा, बराबर। और मुझे क्या चाहिए वो टाइम पे, ज्यादा हवा चाहिए, एयर चाहिए, तो मैं ज्यादा एयर अंदर ले सकूं। तो उससे क्या हो जाता है, वेलोसिटी के वजह से मेरी एयर हंगर हो जाती है, मुझे ज्यादा हवा चाहिए। और ये रेमेडीज आप देखोगे वेलोसिटीज में, तो ये तीनों रेमेडीज में एयर हंगर है। कार्बोवेज इज वेल नोन फॉर एयर हंगर। पल्सेटिला को भी दरवाजे खिड़कियां खुली चाहिए, खुली हवा चाहिए। सल्फर को भी फैनिंग चाहिए, हवा चाहिए। और ये तीनों रेमेडीज है, इनकी एक्शन है सर्कुलेशन पे। अगर कार्बोवेज और पल्सेटिल आप देखोगे तो स्पेशली ऑन वीनस सर्कुलेशन, वीनस सर्कुलेशन उनका स्लो डाउन हो जाता है, रिटार्डेड है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन ब्लड में बढ़ जाता है। इसलिए ये तीनों रेमेडीज में क्या है, एयर हंगर है, डिजायर फॉर ओपन एयर है, सर्कुलेशन अफेक्टेड है, सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है, रिटार्डेड है, वेनस अफिनिटी है। तो ये सारे चीजें हमें ये तीनों रेमेडीज में दिखता है। और ये पूरा फिनोमिनॉन फाटक सर ने सिर्फ एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया, वेलोसिटी। तो ये फाटक रेपर्टरी समझने के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन एक बार ये ट्रिक समझ में आ गई तो वो बहुत इजी हो जाता है, और बहुत इजीली हम ये रेफर करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, सिंगल वर्ड, फाटक रेपर्टरी में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट हैंडी रेपर्टरी बनानी है, यूजफुल फॉर प्रॉम्प्ट रेफरेंस। अभी इन्होंने कैसी बनाई, कॉम्पैक्ट कैसे बनाई, तो वो भी प्रीफेस में देते हैं, और वो इन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि जो भी रेमेडीज मैंने ली है किसी भी रूब्रिक में, वो सब ऑथेंटिक सोर्स से लिए है, या तो मैंने खुद मेरे प्रैक्टिस में ट्राई किए, ट्राइड एंड टेस्टेड ऑथेंटिक रेमेडीज। अगर फाटक रेपर्टरी में रूब्रिक में कोई रेमेडी है, तो आप आंखें बंद करके उस पर बिलीव कर सकते हो। नई जो रेपर्टरीज है उसका प्रॉब्लम है, अभी हर कोने में रोज कोई ना कोई प्रूविंग हो रहा है, कोई सेंसेस प्रूविंग कर रहा है, कोई ड्रीम प्रूविंग कर रहा है, कोई ऑल्फेक्शन, क्या अलग अलग तरीके से प्रूविंग कर रहे हैं, मेडिटेशन प्रूविंग, क्या हम हमारे इमेजिनेशन के आगे चल रहा है। तो वो कुछ भी आता है प्रूविंग का सिम्टम और रेपर्टरी में ऐड हो जाता है। तो क्या हो रहा है ना, दिन ब दिन ऑथेंटिसिटी कम होती जा रही है, कि ये रूब्रिक मुझे दिख रहा है रेपर्टरी में, अभी बड़ी रेपर्टरी है, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस है, कंप्लीट है, लेकिन ये रूब्रिक अभी कौन से प्रूविंग से आया है, इसका सोर्स क्या है, ऑथर क्या है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। क्योंकि वो हमारी रेपर्टरीज अभी इंसाइक्लोपीडियाज बनती जा रही है, इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हो रही है डेली रेपर्टरीज में। तो इसलिए ये जो ओल्ड ऑथर्स है ये ऑथेंटिक है। जो अभी आप बड़ी रेपर्टरी में भी आप देखोगे रूब्रिक, तो आप ऑथर चेक करना जरूरी है। केंट का रेफरेंस है, बोनिंगोसेन का है, बोरिक का है, झार का है, हनीमन का है, हेरिंग का है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर पुराने अगर ऑथर है, ऑथेंटिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूब्रिक हम रिलाय कर सकते हो रेमेडीज पे। तो यही सोच के फाटक ने क्या किया कि ऐसी रेमेडीज ऐड किए जो खुद उन्होंने उनके प्रैक्टिस में है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है हर एक रूब्रिक में, नहीं तो ऑथेंटिक सोर्स से लिए, जैसे क्लार्क, केंट, बोरिक। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है ना, कि उनका रूब्रिक के ना रेमेडीज भी बहुत कम है, कंफ्यूजन कम कर दिया है उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये कंप्लीट रेपर्टरी का रूब्रिक है। वीकनेस तो आप देख सकते हो, वीकनेस में 1200 रेमेडीज, उससे भी ज्यादा रेमेडीज है, बराबर। और वही रूब्रिक अगर आप फाटक रेपर्टरी में देखोगे, तो फाटक सर ने सिर्फ 70 रेमेडीज दिए। लेकिन ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आपको वीकनेस मेन सिम्टम है आपके पेशेंट का, तो इसमें इस दवाई काम करेगी ही, इतना भरोसा आता है हमें जब हम फाटक रेपर्टरी यूज करना शुरू करते हैं।
ओके ओके। तो ये जो है कि ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अभी फिलोसॉफिकल बेस थोड़ा देखेंगे क्या है। जैसे मैंने बताया कि फाटक रेपर्टरी कंसाइज्ड है, और ये कंसाइज जो है ना कि इन फ्यू वर्ड्स, एक शब्द में बहुत ज्यादा बोलना, ये उन्होंने किससे सीखा? फ्रॉम डॉक्टर बोगर। तो फाटक, डॉक्टर फाटक जो है वो बोगर सर के शिष्य है, वो डॉक्टर बोगर को फॉलो करते हैं। और हमें पता है कि बोगर, डॉक्टर बोगर ने क्या किया है, वो बोनिंग हुसैन के फॉलोअर थे, और बोनिंग हुसैन का जो काम था, रेपर्टरी का काम था, डॉक्टर बोगर ने आगे बढ़ाया। और ये तीनों भी जो है, डॉक्टर बोनिंग हुसैन, डॉक्टर बोगर एंड डॉक्टर फाटक, दे बिलोंग टू सेम प्रोसेस ऑफ थॉट, सेम फिलोसॉफी। ओके। तो उनका फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफिकल बेस ये है कि कंप्लीट सिम्टम और जनरलाइजेशन, ये दो मेन बेसिक उनके हैं। बोनिंग हुसैन ने ये दो क्या बोलते हैं हम, अ, उनका जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसमें से ये भी है कि कंप्लीट सिम्टम और ग्रैंड जनरलाइजेशन। तो ग्रैंड जनरलाइजेशन हमें पता है कि व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू फॉर बॉडी। अगर मेरे हेडेक में मुझे एग्रेवेशन है बाय नॉइस, तो मैं उसको जनरलाइज कर सकता हूं। इफ इट इज ट्रू फॉर माई हेड, देन इट विल बी ट्रू फॉर माई, फॉर होल बॉडी। अगर मेरा हेडेक नॉइज से बढ़ रहा है तो मुझे इन जनरल एग्रेवेशन नॉइज से है, तो जनरलिटीज में मैं नॉइज एग्रेवेशन ले सकता हूं। तो दिस वॉज आइडिया ऑफ बोनिंग हुसैन, ग्रैंड जनरलाइजेशन। इसको ही बोगर और फाटक ने आगे बढ़ाया। टोटलिटी की कंसेप्ट क्या है फाटक में? अगर आप ये प्रीफेस में सब दिया है, तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रीफेस पढ़ो आप फाटक रेपर्टरी की, उसके बाद में फाटक यूज करो, बहुत आइडियाज क्लियर हो जाएगी। तो फाटक क्या बोलते हैं कि जो टोटलिटी है रेपर्टरी के लिए, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं। न्यूमेरिकल टोटलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत सारे सिम्टम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटेटिव लो, ऐसे सिम्टम लो, भले 2 सिम्टम लो, 3 सिम्टम लो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसमें वो प्रेजेंट पेशेंट, उसका होल प्रेजेंट होना चाहिए वो 2-3 सिम्टम में। तो आगे जाके फाटक सर क्या बोलते हैं? वन पिक्यूलियर कॉन्कॉमिटेंट और एन अनयूजुअल कंडीशन मे डिटरमाइन द टोटेलिटी ऑफ द केस। एक कॉन्कॉमिटेंट और एक अनयूजुअल कंडीशन भी अगर आपको मिल गई, तो वो मेडिसिन डिसाइड कर सकती है। तो 10, 15, 20 सिम्टम की जरूरत नहीं है सिर्फ लेने के लिए। वो कितना इंपॉर्टेंट है ये सोचने की जरूरत है। वो अगर इंपॉर्टेंट है तो आप टोटलिटी में लो। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक अनयूजुअल कंडीशन मिली, एक कॉन्कोमिटेंट, एक या कॉज मिला, कैरेक्टरिस्टिक कॉज, तो उसके ऊपर भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ओके। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिम्टम लेना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक सिम्टम लेना है, बट क्वालिटेटिव टोटलिटी लेनी है। सिर्फ सिम्टम पेशेंट सब बोल रहा है इसलिए पेशेंट ने बोला इसलिए लेना है, ऐसा नहीं करना है। ओके। सो फाटक सर, और अगर आप बीटीपीबी का प्रीफेस पढ़ोगे, अगर आप फाटक रेपर्टरी का प्रीफेस पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोडालिटीज के ऊपर सबने एम्फेसिस किया है। सब बोलते हैं कि मोडालिटीज, कॉज ढूंढो और मोडालिटीज ढूंढो। कॉज इज नथिंग बट कॉजेटिव मोडालिटी, और मोडालिटीज, एग्रेवेटिंग एमुलेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिस्क्राइब करने में इन एनी केस। ओके। और कंकॉमिटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाटक सर ने क्या क्या दिया है मोडालिटीज? पॉजिटिव मोडालिटीज, टाइम मोडालिटीज, पोस्चरल मोडालिटीज, ये हर केस में देखना है। पॉजिटिव मोडालिटीज फिजिकल लेवल पे है, फिजिकल कॉज है, लाइफस्टाइल है, माइजमेटिक है, मेंटल इमोशनल है, कॉज ढूंढना है। उसके बाद में टाइम मोडालिटी, कौन से टाइम में, जैसे कालिका आपका 3 AM है, आर्सेनिक मिड डे मिडनाइट है, या लाइकोपोडियम 4 to 8 है, तो ये नाट्रियम यूर 11 AM है। टाइम मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पोस्चरल, पोस्चरल यानी लाइंग, सिटिंग, वॉकिंग, और उसके साथ में और एक ऐड करना है थर्मल मोडालिटी। तो कॉजेटिव मोडालिटी, टाइम मोडालिटी, पोस्चरल और थर्मल मोडालिटी, अगर ये आपको केस में मिल जाए ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे प्रिस्क्रिप्शन में। ओके। तो थर्मल मोडालिटीज हो गई। एम ऑफ रेपर्टरी ये तो हमने डिस्कस कर दिया। इजी बनाने के लिए क्या किया है फाटक सर ने? अल्फाबेटिकल बना दिए। आपको एंजाइटी ए में मिलेगी,
सैडनेस एस में मिलेगा, ओके, मेलानकोली एम में मिलेगी। तो कोई चैप्टर नहीं है, हेड टू टो नहीं है, ए से बी तक आता है। एब्डोमेन ए में मिलेगा, बैक बी में मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज लोअर लिम्ब एल में मिलेगा, ओके। तो अल्फाबेटिकली इसलिए इजी है ढूंढने में, ओके। रिड्यूस द बर्डन, ये भी हमने डिस्कस किया, केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडी, ये ऑलरेडी वी डिस आगे चलते हैं, ये भी हमने देखा। अल्फाबेटिकल है तो स्ट्रेंथ क्या है फाटक रेपटी की, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकल है, ढूंढने के लिए इजी है, क्योंकि कौन से चैप्टर में क्या मिलेगा। अभी पर्सपिरेशन इन एक्जिला, एक्जिला में स्वेट आता है, कहां पे ढूंढने, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज में ढूंढे, चेस्ट में ढूंढे, बैक में ढूंढे, ओके। तो वो कंफ्यूजन फाटक ने रखा ही नहीं है, अल्फाबेटिकल, ओके। तो इजी हो जाता है। क्लिनिकल वेरीफाइड रेमेडीज जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जनरलाइजेशन वी टॉक्ड अबाउट, मैं केसेस में अभी दिखाऊंगा कि जनरलाइजेशन का कंसेप्ट कैसे यूज होता है। और डायग्नोस्टिक रूब्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेंथ है फाटक रेपर्टरी की। क्योंकि जैसे मैंने बताया, फाटक सर एलोपैथिक डॉक्टर थे, एमबीबीएस पास आउट थे, तो माइंड उनका क्लिनिशियन का था। तो डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स भी बहुत सारे हैं, प्रोफाइलैक्टिक रूब्रिक्स है, प्रोफाइलैक्सिस का बहुत कम लोगों ने दिया है, फाटक सर ने दिया है, वो भी वेरीफाइड रेमेडीज, तो बहुत यूजफुल है वो भी, ओके। तो ये फाटक सर का केस स्किप करते हैं, डायरेक्टली अभी मेरे केस से शुरू करते हैं, ओके। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जर्नी में, मेरे फाटक रेपर्टरी की स्टडी मैंने ये केस के बाद शुरू की। तो ये केस मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बताता हूं। मेरे पास एक छोटी लड़की थी, और उसकी मदर लेके आती थी, उसको बार रिकरेंट कोल्ड को रहता था, रिकरेंट यूआरटीआई, तो उसके लिए लेके आती थी। तो वो लड़की अच्छी थी, उसको मेडिसिन दिया, शी वॉज डूइंग वेल। तो वो उसके मदर के साथ आती थी ना फॉलोअप को। तो वो मदर उसके बच्ची को फॉलोअप के लिए लेके आई, और वो फॉलोअप के टाइम पे बोली कि डॉक्टर मुझे भी तकलीफ हो रही है, आप मुझे भी दे सकते हो क्या मेडिसिन। मैं बोला यस दे सकते, बताओ क्या तकलीफ हो रही है। वो बोली कि मुझे पाइल्स की तकलीफ है और ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग पाइल्स है। तो मैं बोला यस, होम्योपैथी में बहुत अच्छी रेमेडीज है, हम उसको लॉन्ग टर्म इलाज भी कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, नेक्स्ट वीक आ जाइए, हम डिटेल केस लेंगे, जैसे आपके बेटी का लिया, बच्ची का लिया, हिस्ट्री डिटेल में लेंगे और आपको दवाई देंगे। तो बोली डॉक्टर अगले वीक तो मैं आऊंगी, अपॉइंटमेंट लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं अगले वीक तो रुक नहीं सकती ना, तब तक मुझे दीजिए कुछ तो भी रेमेडी, टेम्पररी वो रिलीफ हो जाए। फिर डिटेल में आप हिस्ट्री लीजिए, दवाई दीजिए, वो तो हम सब करेंगे ट्रीटमेंट, अभी कुछ दीजिए मुझे, ओके। तो अभी क्या करना है ना, मैं बोला ठीक है बताओ सिम्टम, ट्राई करते देते हैं कुछ दवा आपको। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग है, और पेन कुछ भी नहीं है। पाइल्स जो है वो प्रोट्रूडिंग है, हीमोरॉइड्स बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मुझे पेन नहीं हो रहा है कुछ। और जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, वो ब्लीडिंग जो मुझे हो रहा है वो यूरिन पास करने के टाइम पे हो रहा है। जब मैं मुझे यूरिन का आ जाता है, यूरिनेशन के लिए मैं जाती हूँ, यूरिन पास करती हूँ, वो टाइम पे ब्लीडिंग होता है, पर रेक्टल ब्लीडिंग होता है पाइल्स के यहाँ से। और स्टूल के टाइम पे वो बाहर निकलता है, बाहर आता है, लेकिन पेन तो है कुछ नहीं, और वो बाहर है, उसकी तकलीफ भी ऐसा पेन वगैरह कुछ हो नहीं रही। मेन तकलीफ मुझे ब्लीडिंग का है, तो आप ब्लीडिंग के लिए प्लीज दवा दो, ओके। तो मैं बोला और कंप्लेंट बताओ, और कुछ थर्मल मोडालिटीज ऐसा, वॉकिंग, लाइंग डाउन, ये वो कुछ भी नहीं है। कोल्ड हीट, वो बोली पेन ही नहीं है डॉक्टर, उधर ऐसा पेन तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ वो बाहर निकला है स्टूल के टाइम पे, और बाहर निकलता है, बस स्टूल में भी पास करने में तकलीफ नहीं, लेकिन ब्लीडिंग सबसे मेन तकलीफ है ना। जब भी मैं जाता हूँ यूरिन पास करने के टाइम पे, वो पाइल्स के यहाँ से ब्लीडिंग होता है, यही मेन तकलीफ है, ओके। तो अभी क्या करना है ये केस में, एक सिम्टम मिला, एक ही उतना ही मिला है, और कुछ मिल तो नहीं रहा है, पेन भी नहीं है। डिटेल केस तो लेंगे, वो टाइम पे तो डिटेल केस का टाइम भी नहीं था मुझे, ओके, क्योंकि वो फॉलोअप के बाद में ये था, नेक्स्ट पेशेंट था, तो क्या करेंगे। तो ये केस में मैंने सोचा कि, मैंने सुना था कि जब डायग्नोस्टिक आपके पास रूब्रिक देखने हैं, या पॉसिटिव ऑफ सिम्टम है, कम सिम्टम है, या आपको पैथोलॉजिकल केसेस आपको ट्रीट करने हैं, तब फाटक रेपर्टरी यूजफुल होती है, ऐसे मैंने सुना था, लेकिन यूज नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो अभी है तो फाटक रेपर्टरी खोल के देखते हैं क्या कुछ रूब्रिक मिलता है क्या।
तो ये केस में मुझे क्या लगा, मेरा एनालिसिस ये था कि मोडेलिटी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। और कौन सी मोडेलिटी है? कि वो जब यूरिन करने जाती है वो टाइम पे पाइल्स में ब्लीडिंग है। स्टूल के टाइम पे पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं, लेकिन यूरिन के टाइम में उसको पाइल्स में ब्लीडिंग हो रहा है। तो आई थॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सर्च इन फाटक रेपर्टरी। तो फाटक रेपर्टरी मैंने खोली और ढूंढता गया, पाइल्स में मुझे मिला पाइल्स हीमोरॉइड्स यूरिनेटिंग एग्रेवेशन। तो काली कप सिंगल रेमेडी थी। मैं बोला अरे सिंगल रेमेडी है तो थोड़ा अभी क्या डिफरेंशिएशन क्या करेंगे ना, कैसे करना है, तो थोड़ा और रूब्रिक देखते हैं। तो और केस में मैं केस के बारे में सोचा तो मुझे क्या लगा कि केस में क्या है कि पेन भी नहीं है, प्रोट्रूडिंग पाइल्स वो बोल रही है, बराबर है, पाइल्स प्रोट्रूड हो रहे हैं। यूजुअली अगर प्रोट्रूडिंग पाइल्स है तो बहुत पेनफुल होते हैं। इंटरनल पाइल से तो पेन नहीं होता है, लेकिन सेकंड डिग्री है, थर्ड ग्रेड 3 है, प्रोट्रूडिंग है तो बहुत पेनफुल होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, हाथ लगाए तो भी तकलीफ होती है पेशेंट को, बराबर। लेकिन इसको पेन नहीं है, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक मुझे लगा। तो मैंने सोचा ये पेन, उसको पेन नहीं ना पाइल्स का, तो पेनलेस पाइल्स ऐसा भी कुछ ढूंढना चाहिए। तो मैंने वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वैसा तो मुझे मिला नहीं। तो मैं सोचा कि अभी ये तीन चीजें तो देखनी है, कि यूरिन के टाइम पे ब्लीडिंग होना पर रेक्टल, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, और उसको पेन नहीं है। तो मैंने ये ढूंढने की कोशिश की। तो फाटक रेपर्टरी में मैंने देखा कि पाइल्स पेनलेस मिला नहीं, लेकिन उसको मुझे क्रॉस रेफरेंस क्या मिला, नमनेस इनसेंसिबिलिटी। अभी ये क्या किया, ये मैंने उसको जनरलाइज किया है, दिस इज ग्रैंड जनरलाइजेशन। अभी उसको क्या है, पाइल्स पेनलेस है, और बोनिंग हुसैन ने क्या बोला है, व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू फॉर बॉडी। अगर पाइल्स हीमोरॉइड्स पेनलेस है तो पेनलेसनेस उसका जनरल सिम्टम बन गया। सो पाइल्स के लिए जो ट्रू है वो होल पर्सन के लिए, होल बॉडी के लिए ट्रू है। अगर पाइल्स पेनलेस है तो इन जनरल हम पाइल्स के लिए या इन जनरल पर्सन के लिए नमनेस या पेनलेसनेस ऐसा सिम्टम ले सकते हैं। सो दिस इज ग्रैंड जनरलाइजेशन। तो मैंने रूब्रिक लिया वहां पे, पेनलेस, नमनेस, नमनेस इनसेंसिबिलिटी ऐसा है पेनलेस के लिए। इफ यू ओपन द फाटक रेपर्टरी, वहां पे पेनलेस के लिए ये क्रॉस रेफरेंस मिलता है। तो मैंने ये लिया, नमनेस इनसेंसिबिलिटी, पाइल्स हीमोरॉइड्स प्रोट्रूडिंग, और पाइल्स हीमोरॉइड्स यूरिनेटिंग एग्रीवेशन। तो काली काप आई थी, वो तीनों रूब्रिक फिर से काली काप कवर कर रही थी। तो मैंने काली काप पढ़ा कि काली काप क्या है। तो काली काप में जब मैं पढ़ रहा था एब्डोमिन कंप्लेंट, तो फाटक ने क्या लिखा है, पाइल्स इन्फ्लेम्ड, ब्लीडिंग, डिसेंड व्हेन यूरिनेटिंग और कॉफिंग, एमल्रेशन राइडिंग ऑन हॉर्सबैक। सो पाइल्स आर इन्फ्लेम्ड एंड ब्लीडिंग एंड प्रोट्रूड व्हाइल यूरिनेटिंग। जो हमारे पेशेंट का था वो एग्जैक्ट सिम्टम फाटक ने दिया है काली काब में। तो मैंने उसको काली काब प्रिस्क्राइब किया। काली काब 200 वन डोज दिया। ओके, काली काप 200 वन डोज दिया, और उसके उसके साथ में उसको एसएल प्लसीबो दिया कि ये लो और अगले हफ्ते मुझे दिखाओ। तो मुझे, मैं भी बहुत श्योर भी नहीं था कि क्या पता काली काप क्या करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने सिंगल डोज दिया, ज्यादा रिपीट भी नहीं किया। तो अगले हफ्ते वो आई नहीं केस के लिए, डायरेक्टली वो आई अगले महीने फिर से अपने बेटी के फॉलोअप के लिए। तो मैंने पूछा अरे आप आए नहीं, केस को क्या हो गया? वो बोली क्यों आऊँ डॉक्टर, मुझे तो अच्छा लगा, आपने वो मेडिसिन दिया, एक डोज दिया, वो दवा दी लेने के लिए 3-4 बार वो गोली, तो मैं लिया, मुझे अच्छा लग गया। वो अभी ब्लीडिंग भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है वहां पे। तो वो जो सूजन था वो भी कम हो गया, ब्लीडिंग तो पूरा बंद हो गया, तो इसलिए मैं आई नहीं। तो ये केस तो मुझे वो इतना अमेजिंग लगा, इतना मुझे ये लगा कि अरे मैंने सिर्फ 2 मिनट उससे बात की, एक सिम्टम मिला, उसके ऊपर प्रिस्क्राइब किया, और इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये फाटक रेपर्टरी पढ़नी चाहिए। अच्छा इनपुट मुझे मिला, अच्छी रेमेडी मिली, तो थोड़ा फाटक पढ़ना चाहिए, फाटक की स्टडी और करनी चाहिए। और फिर मैंने फाटक रेपर्टरी पढ़ना शुरू किया। और इसका मुझे उपयोग कहाँ पे हुआ, फायदा, सबसे ज्यादा फायदा, जब मैं आयुष में मैं काम करता था सिविल हॉस्पिटल में, या पुणे में सिविल हॉस्पिटल में आयुष मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी का ओपीडी में देखता था।
सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो डेली 30-40, सैटरडेज को तो 50 तक पेशेंट रहते रहते थे। तो हार्डली मुझे नए पेशेंट को हार्डली 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम मिलते थे। सिनारियो ऐसा रहता था कि पेशेंट, दो दो पेशेंट आके बैठते थे, अगला पेशेंट दरवाजे पे खड़े रहता था उसके टर्न के लिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन होती थी। तो वहां पे मुझे ऐसे लगा कि कुछ ऐसा टूल चाहिए जिससे मैं फास्ट प्रिस्क्राइब कर सकूं। तो मैंने फाटक रेपर्टरी पढ़ना शुरू किया, फाटक रेपर्टरी यूज करना शुरू किया, और वहां पे मुझे बहुत सारे पेशेंट भी मिले एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी वो सीखने के लिए हम बोल सकते हैं। तो वहां पे मैंने फाटक रेपर्टरी की स्टडी की और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। तो वहां पे गवर्नमेंट ओपीडी के और कुछ मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस के भी मैं पेशेंट आपके साथ और भी केसेस शेयर करूंगा आज। तो ये जनरलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। तो इसमें हमने एक जनरलाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया। तो जनरलाइजेशन हम कैसे करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स, मोडालिटीज, साइड एफिनिटी, सब हम जनरलाइज कर सकते हैं। और फाटक में ये कैसे आया है जनरलाइजेशन का कंसेप्ट? फॉर एग्जाम्पल रूब्रिक्स लाइक, अभी फाटक ने दिया है स्पॉट्स। स्पॉट्स, सिम्टम, सेंसेशन ऑकर इन जनरल। तो अगर पेन है स्पॉट्स में तो ये रूब्रिक यूज करना है, इरप्शन है स्पॉट में तो ये रूब्रिक यूज करना है, नमनेस है स्पॉट्स में तो ये रूब्रिक आपने यूज करना है, बराबर। तो कोई कोई भी कंप्लेंट अगर स्पॉट में है तो ये आप कर सकते हो। फाटक ने इसको जनरलाइज कर दिया है, स्पॉट्स, सिम्टम, सेंसेशन ऑकर्स इन जनरल। ओके, तो ये रूब्रिक है। सो दिस इज ग्रैंड जनरलाइजेशन। उसके बाद में फॉर एग्जांपल कैलक्यूलाई, कैलक्यूलाई फॉर्मेशन इन जनरल। अभी यूरिनरी एंड बिलियरी अलग से दिया भी है, लेकिन आपको जनरल देखनी है मेडिसिन की जिसमें स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो फाटक ने उसको रूब्रिक बना दिया है, जनरलाइजेशन। एब्डोमेन ब्रीदिंग डीप एग्रेवेशन, अगर एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमेन बर्निंग है, एब्डोमेन में जो भी कंप्लेंट है वो ब्रीदिंग डीप एग्रेवेशन से बढ़ती है, तो उसको जनरलाइज कर दिया एब्डोमेन ब्रीदिंग डीप एग्रेवेशन। ओके, कोल्ड, सिंगल पार्ट ऑफ हैंड्स इन कोल्ड वाटर, हैंड फीट ईटीसी। ओके, सो अगर सिंगल पार्ट में है, अगर आपके कोल्ड वाटर से है, या हेड में, फीट में, कहीं भी अगर कोल्ड सेंसेशन है, तो आप ये रूब्रिक यूज कर सकते हो। होल बॉडी में कोल्ड पार्ट, सिंगल पार्ट में कोल्ड पार्ट, या किसे किधर भी कोल्ड पार्ट, या कोल्ड पानी में कोल्ड वाटर से अगर कोल्डनेस आता है तो आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज जनरलाइजेशन। तो एक केस हम देखते हैं। तो 45 ईयर्स का ये मिडल एज मैन, और उसको वेरिकोसिटीज का प्रॉब्लम है पिछले 20 साल से। ओके, 20 साल से वेरिकोसिटीज है। एक बार उसका ऑपरेट भी हुआ है राइट साइड के लेग का वेरिकोसिटीज के लिए। अभी क्या हुआ, 1 महीने पहले उसके लेफ्ट लेग में पेन शुरू हो गया कि इंजुरी के वजह से। और जो वेरिकोसिटीज के स्वेलिंग थे, बड़े बड़े स्वेलिंग्स है, बड़े बड़े उसको ऐसे वेरिकोसिटीज के वजह से स्वेलिंग है पैरों पे, गांठ जैसे, ट्यूमर जैसा है बड़ा बड़ा, और उसको वहां पे इंजुरी हो गई। तो वो किसी टेम्पल में गया था दर्शन के लिए, वो क्यू में खड़ा था, और वहां पे वो गिर गया, और वो जो सलाइया होती है आयरन के, वो जो चेन, उससे उसके पैर पे लग गया। और जहां पे वो स्वेलिंग है, जहां पे वो ट्यूमर है वेरिकोसिटीज का, वहां पे उसको इंजरी हो गई। और वो एकदम हार्ड कड़क हो गए एकदम, स्वेलिंग बढ़ भी गई, हार्ड हो गई, और बहुत पेनफुल हो गई वेरिकोसिटीज। तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन उसको शुरू किए। तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ले रहा था, लेकिन पेन उसका कम नहीं हो रहा था। इसके बाद में मैं 1 महीना मेडिसिन लेने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो होम्योपैथी के लिए आया। तो पेन का मैंने उसको पूछा, वो एलोपैथी ऑलरेडी ले रहा था, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, पेन किलर, तो मोडालिटी बता तो नहीं पाया। मैंने उसको पूछा, जैसे हमने देखा फाटक की कि अभी उसमें हम ये रेपर्टरी में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव मोडालिटी है। हमने देखा कि फाटक सर ने क्या बोला है, पॉजिटिव मोडालिटी, थर्मल टाइम मोडालिटी, पोस्चरल मोडालिटी,
और हमने उसमें क्या ऐड किया, थर्मल मोडेलिटी। ये चार चीजें आपने देखने हैं। तो ये केस में ना थर्मल मोडेलिटी थी, ना पोस्चरल मोडेलिटी थी, ना टाइम मोडेलिटी थी। एक ही थी, हमें कॉजिटिव मोडेलिटी मिली। कॉजिटिव मोडेलिटी क्या थी, ऑल दिस स्टार्टेड आफ्टर इंजुरी। ओके, सो इंजुरी के बाद में हुआ इतना, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन था, बाकी ना पेन का कैरेक्टर वो बता पाया, ना मोडालिटी वो बता पा रहा था। लेकिन सीवियर पेन था, वो उसको चलने में भी तकलीफ हो रही थी, और वो हार्ड बन गया था, एकदम ऐसा पेनफुल था। ओके, तो अभी ये केस में हमें क्या मिला, अगर आप देखते हो तो एनालिसिस, ये उसके आप देखोगे कि ये पूरा अभी उसको 20 साल से वेरिकोसिटीज है, तो आप देख सकते हो कि पूरे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ये सब जो है ना, वेरिकोसिटीज के स्वेलिंग है। और ये जो अब आप देख रहे हो, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे है, ये बहुत पेनफुल हो गया है। और मैंने जब हाथ लगा के देखा तो एकदम हार्ड था, ऐसा एकदम स्टोनी हार्डनेस जैसा था, और उसके वजह से उसको बहुत पेन हो रहा था। तो एनालिसिस क्या है कि इंजुरी के बाद में है, और इंजुरी के बाद में क्या हुआ है, हार्डनेस हुआ है। ओके, हार्डनेस ऑफ वेरिकोस वेन, दे बिकेम हार्ड। तो अपने पास दो चीजें, इंजुरी, अभी यहाँ पे इंजुरी ऑफ वेन, इंजुरी ऑफ लेग ऐसा नहीं लेंगे, हम जनरल लेंगे इंजुरी, और हार्डनेस भी हम जनरल लेंगे। तो हार्डनेस किसका हो गया है, वेरिकोस वेन्स का हो गया है, वेन्स का हार्डनेस है, लेकिन हम उसको जनरलाइज करेंगे, हार्डनेस इन जनरल। तो अभी मैं रूब्रिक क्या ढूंढूंगा, इंजुरी के बाद में हार्डनेस जो रेमेडी में आता है, अगर भले वो कोई भी टिश्यू है, ग्लैंड का इंजुरी है, बोन का इंजुरी है, मसल का है, टेंडन का है, वेन्स का है, आर्टरी का है, इंजुरी के बाद में हार्डनेस जो रेमेडी में आता है, वो रेमेडी हम सोचेंगे। तो मैंने रूब्रिक ढूंढ रहा था फाटक रेपर्टरी में, हार्डनेस, तो मुझे एक रूब्रिक मिला, हार्डनेस इंड्यूरेशन इंजुरी आफ्टर, और सिंगल रेमेडी है कैलकेरिया फ्लूर। जब मैंने ये देखा तो मुझे रियलाइज हो गया बस यही रेमेडी है, बिकॉज कैलकेरिया फ्लूर इज वेल नोन फॉर फर्स्ट इंड्यूरेशन, और सेकंड वेल नोन फॉर वेरिकोसिटीज। तो सब कवर हो जाता है, वेरिकोसिटीज भी कैलकेरिया फ्लूर में है, हार्डनेस भी कैलकेरिया फ्लूर में है, और इंजुरी के वजह से होता है, ये मुझे अभी फाटक से समझ में आ गया। तो व्हेन आई रेड कैलकेरिया फ्लूर, अगर आप फाटक से पढ़ते हो तो फाटक क्या बोलते हैं, इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस ऑफ टॉन्सिल्स ट्यूमर स्नेक आफ्टर इंजुरी। परफेक्ट, अपना जो सिम्टम था वो परफेक्ट मिल गया, इंजुरी के बाद में स्टोनी हार्डनेस हो जाता है। और ये जनरल सिम्टम है, ये जब फाटक ईटीसी लगाता है ना, इसका मतलब ये जनरल सिम्टम है, टॉन्सिल्स ट्यूमर स्नेक मार्जिन ऑफ अल्सर्स ईटीसी, यानी हर जगह पे हार्डनेस इज अ जीनियस ऑफ, वन ऑफ द जीनियस ऑफ कैलकेरिया फ्लूर। ओके, जीनियस जो कंसेप्ट है वो हमें किसने दिए, बोगर ने दिए। बोगर क्या बोलते हैं, अगर आप बोगर सिनॉप्टिक की का प्रीफेस पढ़ते हो तो बोगर ने बोला है कि द कॉमन थ्रेड रनिंग इन ऑल पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज जीनियस ऑफ रेमेडी, एंड दैट शुड बी द एम ऑफ एवरी प्रिस्क्राइबर टू फाइंड इन एवरी केस। ऐसा कॉमन थ्रेड, ऐसी कॉमन चीज जो हर हर पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्स, यानी कैसा, बोगर क्या बोलता है, अगर हार्डनेस इसका जीनियस है तो मेरे स्किन में भी हार्डनेस दिखेगा, मेरे ग्लैंडुलर अफेक्शन में भी हार्डनेस दिखेगा, मुझे अल्सर हो गया है तो उसके एजेस भी हार्ड दिखेंगे। बराबर है, तो हार्डनेस इज हर जगह पे हमें हार्डनेस दिखता है। जैसे क्यूप्रम मेट में स्पैज्म इज द जीनियस, हर जगह में स्पैज्म है, कॉफ है स्पैज्मोडिक है, एब्डोमिनल पेन है स्पैज्म है, डायरिया भी जो है स्पैज्म के साथ आता है। बराबर है, तो ये उसका जीनियस है। तो कैलकेरिया फ्लूर का जीनियस है हार्डनेस, और वही हमें ये केस में मिला। तो आई प्रिस्क्राइब्ड हिम, अगर आप बोगर पढ़ते हो तो सेम आपको वही मिलता है। ओके, और वेस्कुलर डायलिटेशन वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है ये। तो उसको हमने चालू किया कैलकेरिया फ्लूर 30, कैलकेरिया फ्लूर 30 TDS, 3 टाइम्स अ डे, उसको रिपीटेशन में दिया क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, पेन बहुत ज्यादा था, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा था, तो रिपीटेशन में दिया। 15 डेज 30 दिया कैलकेरिया फ्लूर, तो वीडियो फॉलो पे, लेकिन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो नहीं दिखा सकता मैं, बट उसको बहुत ही रिलीफ हुआ, पेन रिलीफ हुआ, स्वेलिंग हार्डनेस गया, पूरी तो स्वेलिंग जाने वाली नहीं क्योंकि उसको 20 साल से वेरिकोसिटीज है, लेकिन
यू कैन सी कलर में आपको चेंज दिखेगा, वो जो एकदम ब्लूइश डार्क ब्लैकिश आपको डिस्कलरेशन था वो भी आप दिखेगा, एकदम कम हो गया है, स्वेलिंग भी कम हो गया है, और वो जो हार्डनेस था वो पूरा गया, पेन पूरा गया, हार्डनेस पूरा गया, इन्फ्लेमेशन पूरा गया आफ्टर कैलकुला फ्लू। तो ये है जनरलाइजेशन की कंसेप्ट। ओके, तो ये केस में आपको समझ में आया होगा। और फाटक रेपर्टरी की स्ट्रेंथ क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्नोस्टिक रूब्रिक, तो एक केस हम देखेंगे डायग्नोस्टिक रूब्रिक के लिए। ओके, कि कैसे डायग्नोस्टिक रूब्रिक के लिए फाटक यूजफुल है। तो जैसे मैंने बोला कि फाटक एलोपैथिक डॉक्टर थे, तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स है, जैसे कि डायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हॉजकिंस डिसीज, लीवर सिरोसिस। और अभी आप बोलोगे कि हर रेपर्टरी में ये है, लेकिन फाटक रेपर्टरी की स्ट्रेंथ क्या है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी सिम्टम नहीं मिला, तो ये 7 रेमेडी में आप सोच सकते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिना केस लिए आप प्रिस्क्राइब करो। केस लेने का हम लेते हैं, हम ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी केस में नहीं मिलता है सिम्टम, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स नहीं सिम्टम मिलते, पेशेंट बोलता नहीं है। तो वो केसेस में पैथोलॉजी है, पेशेंट नहीं सिम्टम दे रहा है, तो आप फाटक यूज कर सकते हो। ड्रॉप्सी ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये केस मैं दिखाता हूँ। 42 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, इसको सोराइसिस है। ओके, पांटोप्लामर पामोप्लांटर सोराइसिस, डीप क्रैक्स है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, बहुत डीप ब्लडी क्रैक्स है, बर्निंग पेन है, खुजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये उसके इरप्शंस अभी आप देखो। ये जो इसने पट्टी लगाई है बैंडेड, यहाँ पे लगाई है क्योंकि डीप क्रैक्स है यहाँ पे, ये काम भी नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, डेली काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने यहाँ पे ये पट्टियां लगाई। आप देखो ये कितने डीप क्रैक है, ये देखो कितने डीप क्रैक है। ओके, ये देखो कितना बड़ा क्रैक है, ये देखो यहाँ पे, देखो ब्लडी डीप क्रैक्स। तो ऐसे पूरे हाथों में क्रैक्स, पैरों में क्रैक्स। तो कैसे शुरू हुआ, 1 1.5 साल पहले शुरू हुआ, वन सिंस 1 ईयर। कॉज नहीं, बहुत ढूंढा, अभी हमें पता है कि ऑटो इम्यून है, स्ट्रेस कॉज होता है, स्ट्रेस ढूंढने की कोशिश की, बहुत पूछा, ही वॉज नॉट रेडी टू टेल। मोडालिटीज कुछ नहीं, खुजली है ही नहीं, तो मोडालिटी किधर से आएगी खुजली के लिए, पेन के लिए तो सिर्फ बर्निंग पेन है, कोई भी थर्मल मोडालिटी, टाइम मोडालिटी बोलने के लिए तैयार नहीं था पेशेंट। ओके, लेकिन डीप क्रैक्स थे, सफरिंग तो दिख रहा था हमें, सफर तो बहुत हो रहा था ये। अभी क्या करना है इस केस में, तो हमारे पास क्या है, एक चीज है कि हमें पता है ये डायग्नोसिस क्या है, ये पामोप्लांटर सोराइसिस है। तो ये एक है कि सोराइसिस की रेमेडी हमें ढूंढनी है, जिसमें डीप क्रैक्स है। और ये हाथ काले क्यों हो गए इतने, बराबर पैर काले क्यों हो गए, तो मैंने पूछा कि भाई तुम काम क्या करते हो, गराज में काम करते हो क्या, केमिकल फैक्ट्री में, क्या काम क्या है, वो बोला नहीं, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफिस क्लार्क हूँ, और क्लरिकल वर्क है, कुछ भी मेरा केमिकल में ऑयल में कुछ भी काम नहीं है। लेकिन ये जब से क्रैक्स शुरू हो गए ना, तब से सब पूरा हाथ काला काला होना शुरू हो गया, और अभी तो पूरा काला हो गया है। तो ये ब्लैकिश डिस्कलरेशन, ये भी कुछ एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा है। तो जिस चीज का हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसी सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, PQRS, स्ट्रेंज सिम्टम ना, पिक्यूलियर क्वियर रेयर स्ट्रेंज। तो दिस इज स्ट्रेंज, उसके हाथ क्यों काले होने चाहिए, क्रैक्स तो समझ सकते हैं, स्केलिंग समझ सकते हैं, सोरासिस से होता है, हाथ क्यों काले हो गए। सो दैट बिकेम कैरेक्टरिस्टिक इन दिस केस। और सेंसेशन एक मिला, चलो कुछ नहीं तो बर्निंग तो मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो बर्निंग लेते हैं, बर्निंग का भले हमें मोडालिटीज नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट सेंसेशन तो मिला। तो कुछ नहीं तो ये सही, ये सोच के मैंने सोचा कि ये रूब्रिक तो लेने चाहिए। तो अभी मेरी टोटलिटी क्या थी, डायग्नोस्टिक रूब्रिक इज सोराइसिस, और जनरलाइज किया मैंने। अभी जनरलाइजेशन क्या है इसमें, हमें क्या क्या जनरलाइज कर सकते हैं, एक तो क्रैक्स। क्रैक्स सिर्फ हम पाम्स या सोल्स पे नहीं ढूंढेंगे, हम फाटक रेपर्टरी यूज कर रहे हैं, तो हमें जनरलाइज करना है, तो हम क्या ढूंढेंगे, क्रैक्स इन जनरल, क्रैक्स फिशर इन जनरल, ब्लैकिश डिस्कलरेशन इन जनरल, बर्निंग इन जनरल, एंड सोराइसिस।
ये 4 रूब्रिक हम फाटक रेपर्टरी में ढूंढेंगे। ओके, तो मैंने ये 4 रूब्रिक रेपर्टरी में डाले। इरप्शन सोराइसिस, क्रैक्स फीशर चैप्स इन जनरल, ब्लैक डार्क, सो डिस्चार्जेस डिस्कलरेशन ईटीसी। तो अगर स्किन ब्लैक हो गई है, डिस्चार्जेस ब्लैक हो गए, कुछ भी रहेगा तो रूब्रिक कहाँ पे ढूंढना है? फाटक सर क्या बोलते हैं? जनरलाइज इट और ये रूब्रिक पे ढूंढो, ब्लैक डार्क। ओके, और उसके बाद में बर्निंग। ये 4 डालने के बाद फॉस्फोरस रेमेडी आ रही थी। और फॉस्फोरस के बारे में हमें क्या पता है? फॉस्फोरस इज फ्रॉम ट्रायो ऑफ बर्निंग। फॉस्फोरस इज वेरी गुड रेमेडी फॉर बर्निंग। चलो, बर्निंग तो कवर हो रहा है। ओके, तो मैंने सोचा लेट स्टार्ट विथ फॉस्फोरस, और उनको फॉस्फोरस 30 रिपीटेशन में दिया, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ भी माइंड सिम्टम नहीं मिल रहा है, जनरल फिजिकल लेवल पे कुछ डेविएशन नहीं है, तो हाई पोटेंसी देके फायदा भी क्या है? 2M 200 1M देके भी फायदा नहीं है। थोड़ा फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में देना पड़ेगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी लो है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में दिया मैंने, लो पोटेंसी 30 दिया, रिपीटेशन में 30 दिया। 1 महीना कंटिन्यू दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया, तो स्लोली स्लोली मैंने कंप्लीट बंद करके फिर प्लसीबो पे रखा। 1 1.5 साल उनकी ट्रीटमेंट चली। हार्डली पहला महीना 1.5 महीना फॉस्फोरस की जरूरत लगी, उसके बाद में तो पूरा प्लासिबो ही दिया इनको। और 1 1.5 साल के बाद में आप देख सकते हो, आफ्टर फॉस्फोरस ऑलमोस्ट पूरे हाथ उनके क्लीन हो गए। ब्लैकिश डिस्कलरेशन गया, क्रैक्स गए, ब्लीडिंग क्रैक्स गए, बर्निंग सब बंद हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो गया है। अगर आप पहले पिक्चर अगर आप देखोगे तो आप रिकॉग्नाइज भी नहीं करोगे कि ये उनके हैंड है। पूरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ब्लैकिश डिस्कलरेशन। और देखो, पैर भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। नॉट कंप्लीटली स्मूथ जैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो थे पहले के हिसाब से तो बहुत, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया फॉस्फोरस को। और ये मैं फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर पाया ये केस में बिकॉज ऑफ फाटक रेपर्टरी। अगर नहीं तो मैं ये क्या करता, ये सिर्फ 4 सिम्टम पे, और पेशेंट बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो डायग्नोस्टिक रूब्रिक ऐसे यूजफुल होते हैं। तो पैथोलॉजिकल केसेस में स्पेशली वंडर्स आप देखोगे, अगर फाटक रेपर्टरी आपको समझ में आ गई, आप यूज करोगे तो। ऐसे बहुत सारे पैथोलॉजिकल केसेस है मेरे पास जिसमें मैंने फाटक रेपर्टरी यूज किए है, फाटक रेपर्टरी यूज करता हूँ। ओके, तो प्रोफाइल एक्सिस के रूब्रिक फाटक रेपर्टरी में दिए हैं। अगर आप ये देखोगे कि आपको साइड एफिनिटी देखनी है, तो कहाँ पे आप देखोगे? थोड़ा फाटक रेपर्टरी में चाहिए तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ढूंढना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। A to Z ऐसा बोला है सिर्फ फाटक रेपर्टरी में। तो अगर आपको साइड ढूंढना है फाटक रेपर्टरी में, तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन में जाना है। तो वो डायरेक्शन में ना सब साइड वगैरह सब देता है। डायरेक्शन में क्या देते हैं फाटक? असेंडिंग, डिसेंडिंग, डायगोनल, डाउनवर्ड, वो सब देते हैं क्रॉस वाइज। और साइड में दिया है साइड लेन टू, लेन ऑन गो टू। अगर आप इसमें जाओगे तो आपको मिलेगा राइट एंड लेफ्ट। अगर राइट साइडेड है तो इसमें आप कर सकते हो। इसमें आगे आप राइट टू लेफ्ट भी मिलेगा, या लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट टू राइट भी आगे सब रूब्रिक में मिलेगा। तो डायरेक्शन में आपको ये मिलता है। अगर आपको टाइम मॉडलिटी देखनी है, तो फाटक सर ने क्या किया है? टाइम में दिया है, जनरल कर दिया है। तो अगर हेडेक आपको देखना है मॉर्निंग में, तो आपने हेडेक में मॉर्निंग नहीं देखना है, आपने टाइम में जाना है। टाइम में आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग मिलेगा। मॉर्निंग में आप जाओगे तो आपको आगे मिलेगा। आपको मिडनाइट देखना है तो नाइट में जाना है। नाइट में आप आगे जाओगे, नाइट में आपको आगे मिडनाइट भी मिलेगा। ओके, मिडनाइट, तो मिडनाइट एग्रीवेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा आपको जनरलिटीज, ये टाइम मोडालिटीज है या साइड एफिनिटी है, ये आपको जनरल आपको मिल जाते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट यही है फाटक रेपर्टरी के बारे में। और बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन 1 घंटे में तो केसेस तो पूरे नहीं हो सकते। एडवांटेजेस क्या क्या है फाटक रेपर्टरी के? तो बहुत सारे कि इंडियन फूड्स डॉक्टर फाटक ने ऐड किए, जैसा शुगर केन जूस एग्रेवेशन। हम पता है कि आर्सेनिक इज द रेमेडी फॉर शुगर केन जूस एग्रेवेशन, और ये फाटक सर ने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। एक बुक है
डॉक्टर राजन शंकरन सर के जो पिताजी थे, पी शंकरन सर, उन्होंने एक बुक लिखा है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर फाटक। उसमें फाटक सर के केसेस का कंपाइलेशन उन्होंने किया है। वो आउट ऑफ प्रिंट बुक है एक्चुअली, लेकिन पीडीएफ मिल जाता है अगर आप ढूंढोगे तो वो बुक में फाटक सर के केसेस है। तो ये शुगर के इंड्यूस एग्रेवेशन कैसे मिला, तो एक फाटक सर ने केस देखा था कि वो पेशेंट को आर्टिकेरिया आता था शुगर के इंड्यूस के बाद में, तो उन्होंने फिर वो, और उन्होंने आर्सेनिक सिम्टम लेने के बाद में आर्सेनिक दिया, और उसके बाद में बहुत बार उन्होंने देखा कि अगर शुगर के इंड्यूस का, अभी तो सीजन चल रहा है ना, अभी हम गर्मी का सीजन है, शुगर के इंड्यूस पीते हैं, तो उसके एग्रेवेशन, उसके बाद में वोमिटिंग है, डायरिया है, आर्टिकेरिया अगर है, तो आर्सेनिक रेमेडी है। ये फाटक सर का एडिशन है। गुआवा एग्रीवेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, ग्रुएल एवर्जन, तो ग्रुएल यूजुअली आप बड़े रेपर्टरी में नहीं मिलेगा आपको। या कुछ कुछ जो ऐसा है कि उन्होंने टर्म क्रिएट किए, बैरोमीटर जो है, जैसे मैंने आपको वेलोसिटी टर्म दिखाया था, आपको सिर्फ इधर में मिलेगा, दूसरे रेपर्टरी में नहीं मिलेगा। जैसे और कुछ कुछ रेपर्ट ऐसे रेमेडीज है जो केंट में नहीं है वो रूब्रिक के अंडर, लेकिन फाटक सर ने अपने एक्सपीरियंस से ऐड किया। तो ये उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर फूड में आप जाओगे तो क्रेविंग एवर्जन अलग जगह पे है। ओके, अभी बड़े रेपर्टरी में क्या होता है कि एक ही जगह पे, अगर आप जनरलिटीज में जाओगे, फूड में जाओगे, तो स्वीट एग्रेवेशन, स्वीट डिजायर, स्वीट एवर्जन सब एक जगह पे मिल जाएगा। लेकिन फाटक रेपर्टरी में क्रेविंग अलग जगह पे, एवर्जन, क्रेविंग एवर्जन एक जगह पे, एग्रेवेशन अलग जगह पे, ऐसे अलग अलग दिया है, तो वो ढूंढना पड़ता है। ओके, डिजायर में माइंड रूब्रिक भी है, एवर्जन में माइंड एंड फिजिकल रूब्रिक, वो मिक्स किया है, एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है। और लेस रूब्रिक्स है, लिमिटेड रेमेडीज है। लिमिटेड रेमेडीज ऑथेंटिक है, ये स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कभी कभी सिर्फ पॉलीक्रेस्ट है, रेयर रेमेडीज छूट जाती है, तो ये कभी कभी लिमिटेशन भी हो सकती है फाटक रेपर्टरी की। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज करोगे तो आपको इसका और स्ट्रेंथ समझ में आएगी, आप फेमिलियर होते जाओगे। और रेपर्टरी का सबसे, रेपर्टरी समझने के लिए, रेपर्टरी यूज करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम रेपर्टरी कैसे सीखे, कैसे पढ़े, कैसे यूज करें। तो इसका सॉल्यूशन केंट ने दे के रखा है। केंट रेपर्टरी आप खोलो, केंट रेपर्टरी की प्रीफेस आप पढ़ो, उसमें केंट ने लिखा है हाउ टू मास्टर द रेपर्टरी। उसमें केंट बोलता है how to master repertory is constant use of repertory is the key to master the repertory। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर पेशेंट में रेपर्टरी खोलो, मेडिसिन रूब्रिक ढूंढने की कोशिश करो, कांस्टेंट यूज, इतना सिंपल ट्रिक दिया है केन ने। तो आप भी फाटक रेपर्टरी यूज करो तो फेमिलियर बनती जाएगी। और आपको अगर मास्टर प्रिस्क्राइबर बनना है तो उसकी की भी फाटक ने आपको प्रीफेस में दी है। तो फाटक सर क्या बोलते हैं प्रीफेस में, प्री रिक्विजिट ऑफ होम्योपैथ ऑफ गुड प्रिस्क्राइबर, उन्होंने लिख के रखा है, गुड केस टेकिंग, साउंड नॉलेज ऑफ एमएम, एंड स्किलफुल यूज ऑफ रेफरेंस बुक्स लाइक रेपर्टरी। दीज आर द प्री रिक्विजिट अगर आपको गुड प्रिस्क्राइबर बनना है तो सर ये। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लास्ट 1 मिनट रहता है, सो प्लीज वाइंड अप फास्ट। यस, मेरा तो हो गया है, आई एम ऑन लास्ट स्लाइड। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई somebody want to ask समथिंग, आप पूछ सकते हो। सर ऑलरेडी टाइम्स अप हो चुका है, स्टिल इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन डीएम। ओके। डॉक्टर। Dr. Ramakrishnan sir has raised the hand. Please unmute, sir. ओके सर वेट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। डॉक्टर राम परवेश, यू कैन अनम्यूट। थैंक यू डॉक्टर धनेश जी एंड अभिषेक जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर जोशी सर, वेरी नाइस। पाठक रिपट्टी बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किए, और वास्तविकता में है ही एक्यूट केस के लिए बहुत अच्छा रिपट्टी है। पहले हम लोग क्या करते थे, कपड़े के दुकान में जाते थे, कपड़ा फड़वाते थे और उसके बाद सिलवाते थे, 5 दिन 6 दिन लगता था। अब रेडीमेड होता है, कपड़े रेडीमेड के दुकान पर जाते हैं, फट सिला कपड़ा नाप के लेते हैं, पहन लेते हैं, यस सर, और बारात में चले जाते हैं। तो फाटक रिपट्री इधर रेडीमेड रूबरी।
ओके सर, तो Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। थैंक यू, sir. वेरी वेरी थैंक। Thank you so much, Dr. Ram Parvesh, and thank you so much, Dr. Shardul Joshi. Yes, thank you. It's time to wind up this Hindi session. I would like to invite Dr. Anjani for the next session. Thank you, Dr. Abhishek. Thank you, Hindi team. Now we are beginning the English session with a silent prayer.